अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है अंबर नाग मारिया सीरीज की कहानी भटकती रूहों का शहर, तीसरा हिस्सा। गुलाम के जाने के बाद योरागी उस कमरे में आ गया जहां नाग चारपाई पर बेहोश पड़ा था। अय्यार योरागी को सब मालूम था कि अब उसे नाग पर किस किस्म का तिलिस्म करना है और इस तिलिस्म से उसने क्या ताकत हासिल करनी है। उसने अपना तिलिस्मी अमल शुरू करने से पहले नाग के सर के सारे बाल छुरी से काटकर एक प्याले में डालकर उनको आग लगा दी। नाग के सर के बाल जब जलकर राख हो गई तो योरागी ने वो राख निकालकर एक कागज पर डालकर अपने सामने रख ली। फिर उसने तेल का दिया जलाया और उसके आगे बैठकर तिलिस्मी मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया। जब गुलाम बेरोकस केटी की बोरी को दरिया में फेंकने के बाद वापस आया तो उसे मकान के अंदर योरागी के कमरे से उसके मंत्र पढ़ने की आवाज आ रही थी। वो समझ गया कि उसका मालिक तिलिस्म कर रहा है। वो दस्तरख्वान पर से बर्तन उठाकर बावर्ची खाने में रखने लगा। योरागी 1 घंटे तक तिलिस्मी मंत्र पढ़ता रहा। इसके बाद जब मंत्रों के जाप का अमल खत्म हो गया तो उसने नाग के जले हुए बालों की राख पर 10 मरतबा आहिस्ता से फूंक मारी और फिर राख की छोटी सी पुड़िया बनाकर उसे पहले से तैयार चमड़े के एक छोटे से तावीज में अच्छी तरह से बंद करके उसका तावीज बनाया और उसे अपने बाजू के साथ बांधकर उठ खड़ा हुआ। फिर उसने एक आंख बंद करके नाग की चारपाई के गिर्द 15 चक्कर लगाए और उसके सरहाने की जानिब खड़ा होकर बोला, सामरी सामरी, मैंने तेरा अमल पूरा कर दिया। अब तू इस तावीज को हुक्म दे कि अपना अमल शुरू कर दे। सामरी सामरी। ये जुमला अय्यार योरागी ने 7 बार दोहराया। इसके बाद योरागी 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके खड़ा रहा। अब उसके चेहरे पर अजीब वहशियाना चमक थी। तिलिस्म का अमल मुकम्मल हो चुका था। अब उसने तावीज को आजमाना था। योरागी ने दोनों बाजू फैला दिए और आहिस्ता से कहा, सामरी, मुझे नाग की शक्ल अता कर। दूसरे ही लम्हे अय्यार योरागी की शक्ल नाग की शक्ल में तब्दील हो चुकी थी। उसमें और नाग में जरा सा भी फर्क नहीं था। यूं लग रहा था कि एक नाग चारपाई पर बेहोश पड़ा है और एक नाग होश की हालत में चारपाई के सहाने खड़ा है। योरागी खुशी से बेख्तियार हंस पड़ा और हाथ जोड़कर बोला, सामरी सामरी, मैं तेरा गुलाम तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मुझे यहाँ के सबसे अमीर सौदागर एंड्रियाक्स की शक्ल अता कर। दूसरे लम्हे योरागी नाग की शक्ल बदलकर रूम के सबसे अमीर सौदागर एंड्रियाक्स की शक्ल में तब्दील हो गई। योरागी ने फिर आंखें बंद करके कहा, सामरी सामरी, मेरी शक्ल रूम के बादशाह की मलका की शक्ल में तब्दील कर दे। फौरन ही योरागी की शक्ल रूम के बादशाह की मलका की शक्ल में तब्दील हो गई। कोठरी में अब रूम की हसीन मलका आलीशान लिबास और कीमती जवाहरात पहने खड़ी थी। ऐन उस वक्त गुलाम ने बाहर से दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, मेरे आका, क्या मैं अंदर आ जाऊं? गुलाम को अंदर से किसी औरत की आवाज सुनाई दी तो वह हक्का बक्का सा होकर रह गया। उसने डरते डरते दरवाजा खोला तो ये देखकर दंग रह गया कि कमरे में चारपाई पर नाग तो बेहोश पड़ा था, लेकिन उसके सरहाने दिए की रोशनी में एक मलका निहायत बेशकीमत शाही लिबास पहने सर पर ताज रखे खड़ी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। गुलाम बेरोक्स बाहर जाने लगा तो योरागी ने कहा, बेरोक्स, मैं इस वक्त मलका रूम की शक्ल में हूँ। तुम देख रहे हो कि मुझ में और मलका रूप में एक जर्रे जितना भी फर्क नहीं है, लेकिन असल में मैं मलका रूम नहीं बल्कि तुम्हारा आका योरागी हूँ। ये देखो, मैं अपनी असली हालत में वापस आ रहा हूँ। योरागी ने दिल में सामरी का तिलिस्मी जुमला दोहराया और दूसरे लम्हे गुलाम बेरोक्स के सामने उसका मालिक योरागी अपने कपड़ों और लंबी दाढ़ी के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। गुलाम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। योरागी उसे लेकर कमरे से बाहर आ गया। उसने दरवाजा बंद किया और बोला, बेरोक्स, ये वो राज है जो अब तक मेरे सिवा सिर्फ तुम ही जानते हो। तुम्हारे सिवा इसकी किसी को खबर नहीं है। तुमने मेरी ताकत को खुद देख लिया कि मैं जिस शक्ल में चाहूँ अपने आप को बदल सकता हूँ। मैं सांप बनकर तुम्हें जहां भी तुम होगे आकर हलाक कर दूंगा। लो, मेरा सांप का रूप भी देख लो। इतना कहकर योरागी ने दिल में सामरी का जुमला दोहराया और दूसरे लम्हे गुलाम बेरोक्स के सामने आका तो गायब था, लेकिन उसकी जगह एक स्याह सांप फन उठाए झूम रहा था। गुलाम सहम कर पीछे हट गया। फौरन ही योरागी अपनी असली हालत में आ गया। वो मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुमने अपनी आंखों से मुझे सांप बनते और सांप से फिर इंसान बनते देख लिया है। वादा करो कि तुम मेरा राज किसी को नहीं बताओगे और हमेशा मेरे साथ रहोगे। तुम्हारा इसी में फायदा है, वरना तुम्हें मौत के घाट उतारना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। गुलाम ने सर झुका दिया और बोला, मेरे आका, मैं वादा करता हूँ कि आपके तिलिस्मी राज को मैं हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूंगा। मर जाऊंगा लेकिन ये राज किसी को नहीं बताऊंगा। शाबाश, योरागी ने कहा, तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई और खैरियत है। गुलाम बेरोक्स ने पूछा कि मेरे आका, नाग जो अंदर बेहोश पड़ा है, क्या उसे भी ले जाकर दरिया में फेंक आऊं? योरागी ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरा और बोला, ये खतरा मैं कभी मोल नहीं ले सकता। नाग को मैं एक ऐसी जगह फेंकूंगा जहां से वो सारी जिंदगी बाहर नहीं निकल सकेगा। उसे बोरी में डालकर मेरे साथ आओ। हम रूम के पुराने कब्रिस्तान में ले जाकर नाग को किसी पुरानी कब्र में दफन कर देंगे। गुलाम ने कहा, लेकिन आका,
होश आने के बाद तो वो कब्र से बाहर निकल आएगा। योरागी बोला, इसका इलाज भी मेरे पास मौजूद है, तुम इसी जगह ठहरो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर योरागी दोबारा उस कमरे में चला गया जहाँ नाग चारपाई पर बेहोश पड़ा था। उसके सर के सारे बाल उतर चुके थे। योरागी ने अलमारी में से एक नीले रंग की बोतल निकाली, उसमें कोई तेल भरा हुआ था। योरागी ने बोतल को खोला और सारे का सारा तेल नाग के जिस्म पर इस तरह उंडेल दिया कि उसका सारा जिस्म तेल से भर गया। बोतल अलमारी में रखकर योरागी बाहर आया और गुलाम बेरॉक्स की तरफ मुतवज्जा होकर बोला, मैंने नाग के जिस्म को एक ऐसे तिलिस्मी तेल में शराबूर कर दिया है कि अब वो 1000 साल तक होश में नहीं आ सकेगा। इसका जिस्म इसी हालत में कब्र के अंदर पड़ा रहेगा, इसे बोरी में डालकर बाहर ले आओ। गुलाम बेरॉक्स ने अंदर जाकर नाग को एक बोरी में बंद कर दिया, फिर उसे कांधे पर डालकर बाहर ले आया। दोनों आका और गुलाम मकान को ताला लगाकर घोड़ों पर सवार हुए और शहर के पुराने कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। नाग जिस बोरे में बंद था वो तीसरे घोड़े पर रखा हुआ था। कब्रिस्तान शहर के जुनूब की जानिब दरिया के पार था। दरिया शहर के दरमियान में से होकर गुजरता था। दिन ढलने लगा था, बादलों की वजह से मौसम सर्द हो रहा था और दिन की रोशनी भी धुंधली धुंधली थी। कब्रिस्तान शहर से बाहर एक वीरान जगह पर बना हुआ था। उसके इर्द गिर्द एक पथरीली चारदीवारी थी जो कई जगह से ढह गई थी। कब्रिस्तान के अंदर साइप्रस के ऊंचे ऊंचे घने दरख्तों के नीचे सैकड़ों बरस पुरानी टूटी फूटी कब्रें जगह जगह बिखरी हुई थीं। बेरॉक्स ने अपने आका की हदायत के मुताबिक एक बेलचा अपने साथ रख लिया था। कब्रिस्तान खाली और सुनसान था। एक पुरानी कब्र के पास आकर वो घोड़ों से उतर पड़े। योरागी ने कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस कब्र को खोद डालो, यही कब्र नाग के लिए ठीक रहेगी। गुलाम बेरॉक्स ने पुरानी कब्र की मिट्टी और पत्थर इधर उधर हटाकर उसे खोदना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर बाद अंदर एक खस्ता ताबूत दिखाई दिया जिसमें इंसानी जिस्म की बोसीदा हड्डियों के सिवाय और कुछ नहीं था। योरागी ने कहा, नाग को इस ताबूत में लिटा दो। गुलाम ने नाग को बोरी में से निकालकर कब्र के खस्ता ताबूत में लिटा दिया। ऊपर पुराना टूटा फूटा तख्ता रखा, फिर बेलचे से मिट्टी और पत्थर डालने शुरू कर दिए। जब कब्र भर गई तो उसके ऊपर योरागी ने इधर उधर से घास फूस उठाकर डाल दिया ताकि वो पुरानी कब्र मालूम हो। इस काम से फारिग होने के बाद योरागी ने गुलाम बेरॉक्स से कहा, अब यह हजारों बरस तक इस कब्र में आराम करेगा। आओ अब वापस अपने मकान पर चलती हैं, क्योंकि मुझे वो काम शुरू करना है जिसके लिए मैंने ये सारा तिलिस्म किया था। दोनों कब्रिस्तान से निकले और घोड़े दौड़ाते वापस अपने मकान पर आ गए। योरागी ने बेरॉक्स से कहा, आका, आपके पास वो ताकत आ गई है कि जिसकी मदद से आप जिस शख्स या जानवर की चाहे अपनी शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। अब आपका दूसरा कदम क्या होगा? योरागी ने कहकहा लगाया और मकान के अंदर दाखिल होकर बोला, तुम घर का बाहर का सामान उठाकर कमरों में रख दो, हम यहाँ से सायरीने जा रही हैं। गुलाम बेरॉक्स ने पूछा, आका, सायरीने तो रूम का एक सूबा है, वहां जाकर हम क्या करेंगे? योरागी ने कहा, सायरीने रूम का सबसे मालदार सूबा है। उस सूबे के गवर्नर का नाम टोलमी है। वो इस वक्त रूम की सल्तनत का सबसे अमीर तरीन और दौलतमंद आदमी है। बादशाह रूम भी उसे अपने बहुत करीब रखता है। उसे रूम के सिपा सालार की बहुत हमायत हासिल है। मैं सायरीने में जाते ही सायरीने के गवर्नर टोलमी की शक्ल इख्तियार करके शाही महल में दाखिल होऊंगा और असली गवर्नर को हलाक करके उसकी जगह खुद गवर्नर बन जाऊंगा। फिर मैं कोशिश करके सिपा सालार को अपने साथ मिलाकर रूम के तख्त पर कब्जा कर लूंगा। गुलाम बेरॉक्स ने कहा, मेरे आका, आप इतनी मेहनत किस लिए करेंगे? आप खुद ही सिपा सालार या रूम के बादशाह की शक्ल क्यों नहीं बदल लेते? योरागी ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, जो तिलिस्म मैंने किया है उसकी रूह से मैं किसी बादशाह या फौज के सिपा सालार और किसी नेक राहिब या बुजुर्ग दीन की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। बाकी हर जानवर, हर इंसान की शक्ल में आ सकता हूँ। इसलिए मुझे सायरीने के गवर्नर टोलमी की शक्ल ही बदलनी पड़ेगी। उन्होंने उसी वक्त घर का सामान मकान में बंद करके ताला लगाया, घोड़ों पर सवार हुए और सूबा सायरीने की तरफ रवाना हो गए। वह जिस वक्त सायरीने के सूबे के दारुल हुकूमत में पहुंचे तो उस वक्त रात हो गई थी। अय्यार योरागी ने गुलाम बेरॉक्स को यह नहीं बताया था कि जो तावीज़ उसने अपने बाजू पर खुफिया तौर पर बांध रखा है, ये सारा तिलिस्म और करामत उसी की वजह से हो रही है। ये राज वो अपने गुलाम बेरॉक्स को भी नहीं बता सकता था। योरागी ने गुलाम को साथ लिया और एक सराय में जाकर उतर गए। रात उन्होंने सराय में गुजारी। सारी रात योरागी मंसूबे पर गौर करता रहा। जब सुबह हुई तो योरागी गुलाम के साथ घोड़े पर सवार होकर सायरीने के गवर्नर टोलमी के महल की तरफ रवाना हो गया। महल की अकबी दीवार के बड़े दरवाजे के करीब जाकर एक तरफ जैतून की झाड़ी में घोड़े से उतर पड़ा। उसने गुलाम बेरॉक्स को करीब बुलाकर कहा, मेरा ख्याल है कि सुबह के वक्त गवर्नर टोलमी गुस्ल करने के लिए मुकद्दस मंदिर के तालाब की तरफ जाता है। तुम इसी जगह ठहरो, मैं मुकद्दस मंदिर की तरफ जाता हूँ। तुम यहाँ से हरगिज इधर उधर मत होना। मैं बहुत जल्द गवर्नर टोलमी की शक्ल में महल के इसी दरवाजे की तरफ आऊंगा। बेरॉक्स गुलाम ने कहा, मेरे आका, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली गवर्नर है या नकली? मेरा मतलब है कि मुझे कैसे मालूम होगा कि ये असली गवर्नर टोलमी नहीं बल्कि उसकी शक्ल में आप हैं? योरागी ने कहा, मैं जब गवर्नर टोलमी की शक्ल में महल के इस दरवाजे की तरफ आऊंगा तो यकीनन
मेरे मुहाफिज सिपाही मेरे साथ होंगे। मैं महल के दरवाजे के करीब रुक कर उन्हें कहूँगा कि जैतून की झाड़ियों के पीछे मेरा एक पुराना साथी जिसका नाम बैरॉक्स है वो बैठा मुझसे मिलना चाहता है, उसे मेरे पास ले आओ। यूं तुम समझ लेना कि मैं योरागी हूँ और असल गवर्नर का काम तमाम करके उसकी शक्ल इख्तियार करके महल में दाखिल हो रहा हूँ। ठीक है? बैरॉक्स ने कहा, बिल्कुल ठीक है मेरे आका, मैं इसी जगह बैठकर आपका इंतजार करूंगा। अय्यार योरागी ने अपना घोड़ा वहीं छोड़ा और पैदल ही जैतून की झाड़ियों में से होता हुआ मुकद्दस मंदिर की तरफ रवाना हो गया, जो वहां से थोड़ी ही दूर एक पहाड़ी के दामन में वाक़ था। योरागी का लिबास पुजारी काहिनों जैसा था, इसलिए उसे किसी ने मुकद्दस मंदिर के अंदर जाने से ना रोका। योरागी मंदिर के पीछे तालाब पर आ गया। उसने देखा कि जगह जगह पहरा लगा था और गवर्नर टोलमी मुकद्दस तालाब में गुसल करने के बाद शाही लिबास जेबेतन कर रहा था। योरागी इस इलाके में कई बार आ चुका था। उसे मालूम था कि तालाब के किनारे एक कमरा है जिसके अंदर वो मुकद्दस बाउली या गहरा पुराना कुआं है जिसमें मुकद्दस तालाब से पानी आता है और फिर वहां से एक ढके हुए नाले के जरिए शाही महल के बाग में जाता है। अय्यार योरागी ने मंसूबा बना लिया हुआ था कि उसे क्या करना है। वो काहिन पुजारी के लिबास में था, उसकी लंबी दाढ़ी थी, इसलिए जब उसने एक मुहाफिज से कहा कि वो गवर्नर टोलमी से मिलकर उसे देवताओं का एक बड़ा जरूरी पैगाम देना चाहता है, तो मुहाफिज ने कोई एतराज न किया, मगर इतना जरूर कहा कि मैं पहले गवर्नर से जाकर पूछ लूं। योरागी वहीं खड़ा रहा। उस वक्त योरागी की अबा के अंदर एक तेजधार खंजर भी छुपा हुआ था। मुहाफिज ने गवर्नर से जाकर बात की, जो उस वक्त अपने सिपा सालार से कोई गुफ्तगू कर रहा था। गवर्नर टोलमी ने मुहाफिज की बात सुनी तो वहीं से चेहरा घुमाकर योरागी की तरफ देखा। अय्यार योरागी ने अपना एक हाथ अदब से सीने पर रखकर गवर्नर को सलाम किया और दूर ही से कहा, आली मुकाम गवर्नर टोलमी, मैं डेल्फी के मंदिर का काहिन हूँ और देवताओं की तरफ से आपके लिए एक जरूरी पैगाम लेकर आया हूँ। उस जमाने में बादशाह, अमीर और गरीब, किसान, मजदूर सभी लोग देवी देवताओं पर बहुत ज्यादा एतकाद रखते थे। चुनाचे गवर्नर टोलमी ने अय्यार योरागी को अपने करीब बुला लिया। अय्यार योरागी ने करीब जाकर एक बार फिर हाथ सीने पर रखकर सलाम किया, सर को जरा सा झुकाया और कहा, आली जा, देवताओं का पैगाम मैं आपको तन्हाई में देना चाहता हूँ। गवर्नर टोलमी जरा सा मुस्कुराया और बोला, तुम खुलकर बात करो, सिपा सालार मेरा दोस्त है। योरागी ने हाथ आसमान की तरफ उठाया और बोला, आली जा, आप देवताओं की तौहीन मत करें। देवताओं ने जो कहा है वैसा ही होगा। आपको अगर मुकद्दस पैगाम सुनना है तो तन्हाई में सुन लीजिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। ये कहकर अय्यार योरागी वापस मुड़ गया। गवर्नर ने पीछे से आवाज देकर कहा, मुकद्दस काहिन, हम देवता का पैगाम तन्हाई में ही सुनेंगे, हमारे साथ इस कोने की तरफ आ जाओ। योरागी ने बाउली वाले कमरे की तरफ इशारा करके कहा, आली जा, वो कमरा ठीक रहेगा, क्योंकि जहां देवताओं का पैगाम सुनाया जा रहा हो वहां किसी बाहर के इंसान की नजर भी नहीं पड़नी चाहिए। और वो साइरीने के गवर्नर को साथ लेकर बाउली के कमरे में दाखिल हो गया। गवर्नर टोलमी आगे आगे था। जो ही वो खाली कमरे में दाखिल हुआ, योरागी ने अबा के अंदर से खंजर निकाला और पूरी ताकत से गवर्नर की पीठ में घोंप दिया। खंजर घोंपते ही उसने अपना हाथ भी गवर्नर टोलमी के मुंह पर रख दिया ताकि वो आवाज न निकाल सके, मगर खंजर का वार इतना कारी था कि टोलमी गवर्नर साइरीने के दिल में पीछे से जाकर लगा और वो वहीं मुंह के बल गिरा और मर गया। अय्यार योरागी ने गवर्नर टोलमी की लाश को उठाकर कुएं में फेंक दिया और खुद सीधा खड़ा होकर बोला, सामरी सामरी, मुझे गवर्नर टोलमी की शक्ल दे दे। और दूसरे ही लम्हे योरागी सर से पांव तक गवर्नर टोलमी की शक्ल और लिबास में आ गया। उसमें और असली गवर्नर टोलमी में कोई फर्क नहीं था। वही शक्ल, वही चेहरा, वही नक्श, वही कद काठ और वही शहाना लिबास और कमर के साथ लटकती तलवार। योरागी ने अपने जिस्म और लिबास को देखा तो बेहद खुश हुआ। अब उसे बाहर निकलकर अदाकारी करनी थी, क्योंकि बाउली वाले कमरे के बाहर मुकद्दस तालाब के किनारे उसका सिपा सालार और दूसरे मुहाफिज उसके इंतजार में खड़े थे। योरागी गवर्नर टोलमी की शक्ल में बाहर निकला तो उसके हाथ में तलवार थी। उसने तलवार नियाम में डालते हुए सिपा सालार से कहा, यह आदमी दुश्मन का जासूस था, इसने मुझको हलाक करने की कोशिश की। सिपा सालार और मुहाफिजों ने तलवारें खींच लीं और कमरे की तरफ दौड़े कि असली गवर्नर के साथ जो आदमी यानी अय्यार योरागी गया था उसे मार डालें। मगर गवर्नर टोलमी यानी योरागी ने उन्हें रोक दिया और कहा, मैंने उसका काम तमाम करके लाश कुएं में फेंक दी है, चलो महल की तरफ चलो। योरागी गवर्नर के हुलिये में घोड़े पर शाहाना अंदाज में सवार आगे आगे जा रहा था। सिपा सालार और मुहाफिज फौजी उसके पीछे घोड़ों पर सवार चले आ रहे थे। योरागी जब शहर के दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसने जैतून की झाड़ियों की तरफ देखकर कहा, इन झाड़ियों में मेरा एक वफादार गुलाम बैठा हुआ है। उसने जंग में एक बार मेरी जान बचाई थी, उसे इज्जत के साथ मेरे पास ले आओ। उसी वक्त सिपाही जैतून की झाड़ियों की तरफ लपके। गुलाम बैरॉकस ने योरागी को पहचान लिया। ये असली गवर्नर टोलमी नहीं था, बल्कि गवर्नर की शक्ल में उसका आका अय्यार योरागी था। गुलाम बैरॉकस झाड़ियों में से निकल आया। सिपाही उसे बड़े एहतराम के साथ गवर्नर के हजूर ले गए।
गुलाम बैरोकस ने गौर से योरागी की तरफ देखा। उसमें और गवर्नर की शक्ल में जरा सा भी फर्क नहीं था। वो इस तिलिस्म पर हैरान होकर रह गया। योरागी गवर्नर ने कहा, बैरोकस, हम खुश हुए कि तुम हमें मिलने यहाँ आ गए हो। आज से तुम हमारे सबसे काबिल एतबार मुहाफिज होगे। गुलाम बैरोकस ने सर झुका दिया और कहा, जो हुक्म मेरे आका। योरागी गवर्नर टोलमी के भेष में शाही महल में आ गया। उसकी बीवी और बच्चों को भी उस पर जरा सा शक न हुआ कि ये असली टोलमी नहीं बल्कि नकली गवर्नर है, क्योंकि योरागी की शक्ल, आवाज और चाल ठाल हूबहू असली टोलमी गवर्नर की हो चुकी थी। गुलाम बैरोकस उसके साथ साथ था। अब हम अय्यार योरागी को गवर्नर टोलमी नहीं बल्कि गवर्नर योरागी ही कहेंगे, ताकि आपको इल्म हो जाए कि हमारी मुराद नकली और झूठे गवर्नर से है। शाम को योरागी गवर्नर ने एक मीटिंग बुलाई और सूबे में टैक्स ज्यादा लगाने का हुक्म दे दिया। उसी रात जब गवर्नर योरागी और उसका गुलाम कमरे में तन्हा रह गए तो गुलाम बैरोकस ने पूछा, मेरे आका, आप में और असली गवर्नर टोलमी में कोई फर्क नहीं है, फिर भी कोई ऐसी निशानी तो जरूर होगी जिसकी वजह से मैं आपको पहचान सकूं। क्या आप ही मेरे आका योरागी हैं? गवर्नर योरागी ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन पर पड़े हुए बालों को उठाकर एक दाग दिखाया। बैरोकस ने कहा कि गर्दन पर बालों के नीचे रुपए जितना एक स्याह दाग था। गवर्नर योरागी बोला, ये दाग असली गवर्नर की गर्दन पर नहीं था, ये तिलिस्म का दाग है। तुम इससे भी मुझे पहचान सकोगे। मगर इसके बावजूद अय्यार योरागी ने अपने गुलाम बैरोकस को बाजू के साथ बंधा हुआ वो तिलिस्मी तावीज नहीं दिखाया था, जिसकी वजह से योरागी अपनी शक्ल तब्दील कर सका था। अगर वो तावीज किसी तरह से उसके बाजू से उतार दिया जाता तो वो दोबारा अपनी असली शक्ल में आ जाता। ये राज अय्यार योरागी किसी पर भी वाजे नहीं कर सकता था। तावीज उसने अपने बाजू पर कमीज के आस्तीन के नीचे बांध रखा था। उस तावीज में नाक के सर के बालों की राख थी जिस पर मंतर पड़े गए थे। अब गवर्नर योरागी ने सिपा सालार से मिलकर रोम के बादशाह के खिलाफ एक साजिश तैयार करनी शुरू कर दी, क्योंकि योरागी का असल मकसद रोम के तख्त पर कब्जा करना था। अब हम वापस नाग, अंबर और थ्योसोंग केटी की तरफ चलते हैं। अंबर और थ्योसोंग को बेहोश करने के बाद योरागी ने उन्हें दरिया में फेंकवा दिया था। वो बोरियों में बंद थे। उनका ख्याल था कि ये बोरियां बहते बहते बहीरा रोम के समुंदर में चली जाएंगी और फिर इनका नामो निशान तक मिट जाएगा। मगर जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अंबर और थ्योसोंग की बोरियां दरिया के नीचे ही नीचे कुछ दूर तक बहती रहीं, फिर पानी के अंदर झाड़ियों में एक जगह उलझ कर रुक गईं। दूसरी तरफ केटी की बोरी भी पानी में बहती बहती एक जगह दरिया में रुक गई थी। नाग रोम के पुराने कब्रिस्तान की एक कब्र में बंद पड़ा था। थ्योसोंग और अंबर को 12 घंटे गुजरने के बाद होश आ गया। योरागी का तो ये ख्याल था कि ये पानी में डूबते ही थोड़ी देर बाद सांस न आने पर मर जाएंगे। उसे ये मालूम नहीं था कि ये लोग मर नहीं सकते, कम से कम अभी नहीं मर सकते थे। अंबर को होश आया तो उसने अपने आप को बोरी में बंद पाया। उसने जल्दी से बोरी को फाड़ दिया। थ्योसोंग भी दूसरी बोरी में से बाहर निकल आया था। उन दोनों ने एक दूसरे को दरिया के ऊपर तैरकर जाने का इशारा किया और वो ऊपर की तरफ तेजी से जाते हुए दरिया की सतह से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि रात का वक्त है, नीले आसमान पर सितारे चमक रही हैं। दरिया वहां छोटी छोटी पहाड़ियों में से गुजर रहा था। वो दोनों तैरते हुए किनारे पर आ गए। अंबर ने कहा, वो कोई खतरनाक धोखेबाज था। उसने हमें बेहोशी का मशरूब पिलाकर दरिया में फेंक दिया था। मगर सवाल यह है कि केटी कहाँ है? थ्योसोंग बालों में से पानी निचोड़ते हुए बोला, केटी तो गायब थी। उसे वो बोरी में बंद करके दरिया में नहीं फेंक सकता था। अंबर बोला, अगर केटी आजाद थी तो उसने हमारी मदद क्यों नहीं की? जब उसकी आंखों के सामने ये अय्यार योरागी हमें बोरियों में बंद करके दरिया में फेंक रहा था तो केटी क्यों खामोश थी? थ्योसोंग गौर करते हुए बोला, इसका मतलब यही निकलता है कि केटी खुद भी बेबस थी। हो सकता है उस मक्कार शख्स ने तिलिस्म की वजह से उसे भी देख लिया हो और फिर उसे अपने जादू में जकड़कर कैद कर लिया हो। अंबर ने चारों तरफ पहाड़ियों की जानिब देखा और कहा, हम रोम से ज्यादा दूर नहीं हैं। हमें वापस चलकर उस धोखेबाज शख्स के मकान पर जाकर देखना चाहिए कि केटी कहीं उसी जगह तो कैद में नहीं पड़ी। वह दरिया के किनारे किनारे शहर की तरफ चलने लगे। पहाड़ियों से बाहर निकले तो सामने वादी में उन्हें रोम शहर की दीवार की रोशनी नजर आई। शहर में चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। थ्योसोंग और अंबर सुनसान और तारीक बाजारों में से गुजरते योरागी के बाग वाले मकान पर पहुंच गए। मकान के बाग का गेट बंद था। वो दीवार फलांकर अंदर बाग में आ गए। मकान के दरवाजे पर ताला पड़ा था। उन्होंने ताला तोड़ा और अंदर जाकर सामान की तलाशी ली। सारे कमरों में देखा, केटी की खुशबू भी वहां नहीं थी। उन्होंने केटी को आवाजें भी दी मगर किसी तरफ से कोई जवाब न आया। अंबर बोला, नाग भी नहीं है। खुदा जाने नाग पर भी उसने जादू करके उसे भी दरिया में न फेंक दिया हो। हमें वापस दरिया पर जाकर उसे तलाश करना चाहिए। थ्योसोंग ने कहा, इस तरह हम दरिया की तलाशी नहीं ले सकते। दरिया बहुत बड़ा है। हमें इसी जगह कहीं छुपकर अय्यार योरागी का इंतजार करना चाहिए। हो सकता है वो यहाँ वापस आ जाए। आखिर ये उसका मकान है। अंबर ने कहा, लेकिन केटी और नाग का सुराग लगाए बगैर हम यहाँ कैसे सुकून से बैठ सकेंगे?
कहीं उन पर कोई मुसीबत ना आन पड़ी हो। थ्योसॉन्ग बोला, अंबर, हम लोगों पर किसी मुसीबत का टूट पड़ना कोई नई बात नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम दानिशमंदी और अक्ल से काम लेते हुए अपने साथियों का खोज लगाने की कोशिश करें। अंबर ने कहा, मगर उस शख्स को हमें बेहोश करने की क्या जरूरत थी? उसका असल मकसद क्या था? थ्योसॉन्ग कहने लगा, मेरा ख्याल है कि यह शख्स कोई जादूगर है। इसने अपने तिलिस्म के जोर से मालूम कर लिया होगा कि हम में से एक नाग और एक गैबी औरत भी है। उसे अपने किसी तिलिस्म के लिए मुमकिन है नाग और केटी की जरूरत हो, बस वो बहाने से हमें अपने घर ले गया। मुझे यकीन है कि केटी और नाग को वो किसी तिलिस्मी डिब्बिया में बंद करके अपने साथ ले गया है, इसलिए यहाँ रुकना बेकार है। वो अब यहाँ नहीं आएगा। अंबर कहने लगा, एक बात वाज़ेह हो गई है कि उसे हम दोनों की ताकत का इल्म नहीं था, यानी उसे ये मालूम नहीं था कि हम दरिया में भी मर नहीं सकते, वरना वो हमें बोरियों में बंद करके दरिया में न फेंकता। वो यकीनन यही समझ रहा था कि हम दरिया में गिरने के थोड़ी देर बाद मर जाएंगे। थ्योसॉन्ग ने कहा, मुमकिन है उसे हमारी ताकत का इल्म ना हो सका हो, लेकिन उसे नाग के सांप बन जाने का जरूर पता चल गया होगा, और मेरा दिल कहता है कि यह बदमाश सिर्फ नाग को हासिल करने के लिए ही हमारे पास आया था और वो नाग को अगवा करके ले गया है। मगर केटी कहाँ है? अंबर ने सवाल किया। इसके जवाब में थ्योसॉन्ग ने कहा, हो सकता है उस पर भी योरागी ने कोई तिलिस्म कर दिया हो और उसे बेहिस करके किसी दरिया या खड्ड में फेंक दिया हो। वो इसी तरह बातें कर रहे थे कि दरिया में जहाँ केटी गिरी थी वहां 12 घंटे गुजरने के बाद उसे भी होश आ गया। होश में आते ही केटी ने देखा कि वो बोरी में बंद दरिया की गहराई में पड़ी है। उसने अपने आप को एक झटका दिया और दूसरे ही लम्हे दरिया की लहरों को चीरती हुई ऊपर सतह पर आ गई। उसने भी देखा कि रात का वक्त है और दरिया पहाड़ियों में से गुजर रहा है। ये रूम शहर के बाहर की पहाड़ियां थीं। उसने पहली बात जो महसूस की वो ये थी कि फिजा में थ्योसॉन्ग और अंबर की खुशबू आ रही थी। दूसरी तरफ थ्योसॉन्ग और अंबर को भी केटी की खुशबू महसूस हुई तो वो चौंक पड़े। अंबर ने कहा, केटी की खुशबू आ रही है। थ्योसॉन्ग बोला, मुझे भी आ रही है, मगर नाग की खुशबू कहीं नहीं है। अंबर और थ्योसॉन्ग मकान के बाग से बाहर आ गए। केटी की खुशबू करीब आ रही थी क्योंकि केटी होश में आने के बाद दरिया से निकलते ही थ्योसॉन्ग नाग और अंबर की खैरियत मालूम करने मकार योरागी के मकान की तरफ उड़ने लगी थी। वहां पहुंचते ही उसने अंबर और थ्योसॉन्ग को देखा। वो करीब आ गई। थ्योसॉन्ग और अंबर ने बैक वक्त कहा, केटी तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, मगर यह सब कुछ कैसे हो गया? नाग कहाँ है? अंबर ने उसे बताया कि नाग का कोई सुराग नहीं मिल रहा, हम तो बोरियों में बंद करके दरिया में गिरा दिए गए थे। केटी ने कहा, उस बदमाश ने मुझे भी बोरी में बंद करके दरिया बुर्द कर दिया था। थ्योसॉन्ग ने ताज्जुब के साथ कहा, क्या उसने तुम्हें देख लिया था? केटी बोली, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो मशरूब पीकर गिर पड़ी थी। अंबर ने नाराज होकर कहा, मगर तुम्हें मशरूब पीने की क्या जरूरत थी? केटी ने कहा, मैंने इस लालच में आकर पी लिया कि मशरूब पीने के बाद अपनी यह ख्वाहिश पूरी करवाऊंगी कि मैं फिर से नजर आने लगूं। थ्योसॉन्ग और अंबर ने सर हिला दिए। अंबर बोला, बहरहाल खुदा का शुक्र है कि तुम खैरियत से हो और हमारे पास आ गई हो। अब ये पता करना है कि नाग कहाँ है। थ्योसॉन्ग ने कहा, मेरा तो अब भी यही ख्याल है कि बदमाश योरागी ने यह सब कुछ नाग को कब्जे में करने के लिए किया था और वह उसे अपने तिलिस्म में जकड़कर साथ ही ले गया है। क्या वो इस मकान पर नहीं है? केटी ने सवाल किया। अंबर बोला, यहाँ होता तो मैं अब तक उसकी गर्दन मरोड़ चुका होता, वो फरार हो चुका है। केटी आह भरकर बोली, अब हम नाग भैया को कहाँ तलाश करेंगे? पहले ही मारिया हमसे बिछड़ चुकी है, वो हमें अभी तक नहीं मिल रही। अंबर कहने लगा, बहरहाल किसी न किसी जगह उन्हें तलाश कर ही लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें इस बदमाश योरागी का खोज लगाना होगा। इसके मिल जाने से नाग भी हमें मिल सकता है। उसका खोज कहाँ लगाया जाए? केटी ने कहा, मुमकिन है वो इस मकान में दोबारा वापिस आए, आखिर ये उसका अपना मकान है। थ्योसॉन्ग ने कहा, वो तो सारा सामान कमरों में बंद करके ताला लगा गया है, जाहिर है कि वो जल्दी वापस आने का इरादा नहीं रखता। केटी ने कहा, तो फिर इसकी एक ही सूरत है कि आप लोग इस मकान में रहें और मैं नाग की तलाश में निकल जाऊं। अंबर कहने लगा, बेहतर तो ये होगा कि हम दोनों नाग और योरागी का खोज लगाने चले जाएं और तुम इसी मकान में रहो, क्योंकि तुम्हें तो कोई देख नहीं सकता। बदमाश योरागी अगर आया भी तो वो हमें देखकर फरार हो सकता है, लेकिन तुम चूंकि उसे नजर नहीं आओगी इसलिए हो सकता है वो फरार ना हो। थ्योसॉन्ग कहने लगा, मेरा ख्याल है कि वो जादूगर है और किसी तिलिस्म के जोर से वो केटी को देख लेता है। केटी कहने लगी, जो कुछ भी हो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरा तो ख्याल है कि हमें कम से कम एक हफ्ता इकट्ठे ही यहाँ किसी जगह छुपकर बदमाश योरागी का इंतजार करना चाहिए। अगर वो एक हफ्ते में ना आया तो फिर हम तीनों इकट्ठे ही नाग की तलाश में निकल खड़े होंगे। अभी हमें मारिया का भी खोज लगाना है। थ्योसॉन्ग ने कहा, यह मंसूबा मुझे पसंद है। अंबर ने भी इसकी मंजूरी दे दी और उन्होंने मकान में रहने के बजाय मकान के बाहर अंगूर के बाग के एक कोने वाली कोठरी में अपना ठिकाना बना लिया। उस कोठरी में घास फूस पड़ा था। उन्होंने कोने में एक जगह से खुश्क पत्ते और घास फूस हटाकर अपने लिए जगह बना ली।
रात को केटी बाहर पहरा देती और दिन को वो मिलकर दरख्तों की ओट में छुपकर मकान के बड़े गेट पर नजरें जमा कर बैठ जाते कि शायद अय्यार योरागी वहां आ जाए।